पहाड़ी भाषा क्या है? अब हिमाचल तो पंजाब में के अंतर्गत था, तो अब यहाँ प्रश्न यही आ रहा है कि भाई क्या ये पंजाबी है? बंगाली की भी तो अपनी उपभाषाएं हैं, Right. 21 से लेकर के बहुत ज्यादा है, उसकी डायलेक्ट सब डायलेक्ट्स भी है, परंतु समष्टि रूप में तो बंगाली है। 10 हमारी उपभाषाएं या बोलियां हैं, अपने आप में कंप्लीट है। ये भी जो हिमाचल के पूर्वज या तो काशी जाते थे विद्या ग्रहण करने के लिए हमारे वंशज, या फिर कश्मीरी विद्या। जो शारदा से एक 5वीं लिपि निकली वो थी टांकरी। टांकरी बहुत मुश्किल है क्या लिखना? आसान नहीं है। 8वीं अनुसूची के लिए सहज रूप से आएगी तो वो हमारी देवनागरी ही होगी। हिमाचल के अच्छे कवि आज लोक साहित्य देवनागरी में लिख रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने जलता रहा तो पांडुलिपियां जली ना, वहां जला क्या? अब पाठ्यक्रम भी तो होना चाहिए ना। हमारे पास अपना व्याकरण भी है। परमार का विजन था कि हिमाचल के लोग अपने आप को गर्व महसूस करें कि मैं पहाड़ी हूँ। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ YouTube, Facebook और Spotify जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये है हमारा एपिसोड 29। एपिसोड 29 के आज के हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर YS परमार पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के। जी हाँ, ये PhD होल्डर हैं संस्कृत में और एक लेखक हैं। इनकी 18 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 पुस्तकें बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा पिछले 30 सालों से हिमाचली संस्कृति, लोक गाथाओं, पांडुलिपियों आदि पर शोध करते आ रहे हैं। हिमाचली पहाड़ी भाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल हो जाए, इसके लिए भी ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमने डिटेल में हिमाचली पहाड़ी भाषा के बारे में डिस्कशन की है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस YouTube चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन, गाना.com के ऊपर भी हम द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। सर, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेके हम यहाँ जुड़े हैं। इस पॉडकास्ट में हमने एक पॉडकास्ट किया था केशव जी का, एंड उसमें एक टॉपिक निकल के आया था हिमाचली पहाड़ी भाषा को लेके जी। सो बाद में आपसे कांटेक्ट हुआ दैट यू आर द राइट पर्सन जो हमें इस बारे में बता सकते हैं। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे, हिमाचली पहाड़ी भाषा के बारे में तो करेंगे ही, बट उससे पहले थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। हिमाचली पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपकी सभी टीम का भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं मूलतः तहसील चौपाल बमटा पंचायत के अंतर्गत ग्राम जगराहा गांव है, बहुत रिमोट एरिया में, मैं वहां से संबंध रखता हूं। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरा जो है शिक्षा दीक्षा हुई और मैंने PhD संस्कृत में की है। और पिछले 30-35 वर्षों से हिमाचल और हिमालय के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, लिपियों, पांडुलिपियों, हिमाचली पहाड़ी भाषा, बोलियों, लोक सभ्यता, लोक संस्कृति पर कार्य कर रहा हूँ। अभी तक मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं रहे अपितु वो हिमाचल निर्माता भी है जी, उस पोस्ट पे मैं रहा हूँ। और अभी हाल ही में नवंबर में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और स्वच्छंद लेखन करता हूँ। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम आपके स्टूडियो में आए हैं, तो चर्चा और संवाद के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनके साथ अपनी बात रखेंगे। जी जी। आपने बताया आप YS परमार चेयर के चेयरमैन रहे हैं, आप राइटर भी हैं। जी। एज ए राइटर आपने कितनी बुक्स पब्लिश करी हैं? 18 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। वाह। 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशनाधीन है। ओके। जिसमें एक जो हमारा अथर्ववेदीय पीठ निर्मंड है, वहाँ की एक भूंडा यज्ञ पद्धति पर एक पांडुलिपि थी, वो मुझको मिली, वहाँ से हमने लाई, उसका मैंने संपादन किया, उसका भी प्रकाशन बहुत शीघ्र होने वाला है।
परंतु जो अभी हाल ही में मैंने पुस्तक लिखी है, जो मेरी 21वीं पुस्तक होगी, वो है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, देशज कालमानों के आधार पर भारतीय काल यात्रा की गौरव गाथा। ओके। यद्यपि विज्ञान उसके अपने हिसाब से उसकी चर्चा करता है और साहित्य अपने हिसाब से उसकी चर्चा करता है, परंतु मैंने सारे पक्ष उसमें रखे हैं। परंतु भारत की ज्ञान परंपरा क्या कहती है, उन विषयों को मैंने, हमारा गांव जो कृषि प्रधान देश है जी। हमारा गांव जो काल के विभिन्न पक्षों को आज भी संजोए हुए हैं और उसमें ही वो अपना जीवन यापन करता है, उस पर मैंने वो महत्वपूर्ण विषय रखा है। तो देखते हैं अभी आने वाली ये पुस्तक। जी। परमार पीठ पे मैंने 3 पुस्तकें प्रकाशित की थी। पहली पुस्तक हिमाचल लिपिमाला, मैं आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ जी। ये हिमाचल लिपिमाला पुस्तक है। ये परमार पीठ से पहली पुस्तक निकली थी जी। और इसमें हिमाचली की लिपियों की ऊपर चर्चा भी, जब हम पहाड़ी भाषा पर चर्चा करेंगे जी, तो उसके ऊपर होगी। और दूसरी स्वराज 75 और स्वर्णिम 50 के ऊपर हिमाचल स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, ये पुस्तक भी मैंने लिखी है जी। ये अकादमी ने छापी है। और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जिस पर हम आज चर्चा करने वाले, हिमाचली पहाड़ी भाषा, लिपियां व लोक साहित्य, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये हमारा आज का विषय भी रहने वाला है जी। कि हिमाचली पहाड़ी भाषा है क्या, जी। पहाड़ी भाषा की उपभाषाएं कौन सी है, बोलियां कौन सी है और इसकी लिपि क्या है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये परमार पीठ से जो हमने पाठ्यक्रम बनाया था, पहले मैंने पुस्तकें लिखी ये 2, उसके बाद पाठ्यक्रम बनाए हिमाचली पहाड़ी भाषा और लोक साहित्य पर। ये सूचना अर्थ आपके दर्शकों के लिए। वेरी नाइस सर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जो पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल जो बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे जैसे बहुत सारे हिमाचलियों में, पहाड़ी भाषा क्या है? अरे ये बड़ा, ये पिछले हम लगभग 20 से 25 वर्षों से, क्योंकि एक लेखक के रूप में मैं हिमाचल में रहा हूँ, तो ये विषय मेरे जहन में भी बहुत पहले से था कि पहाड़ी भाषा है क्या। अगर आप देखें हिमाचल का जो भौगोलिक स्वरूप है, हम पश्चिमी हिमालय में आते हैं। हिमालय के 3 खंड हैं, पूर्वी हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय। तो हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति वो पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत है। अब इसी आधार पर जो यहाँ की भाषाएं हैं, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषाएं हैं, पूर्वी पहाड़ी में नेपाल का खंड आता है तो वहाँ नेपाली हैं। फिर मध्य जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक की जो भाग है वहाँ की अपनी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं। परंतु पश्चिमी पहाड़ी में अगर आप देखें, ग्रियर्सन ने सबसे पहले इसका डायलेक्ट, जो हमारा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था, ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने इसको 3 भागों में रखा, पूर्वी हिमालय, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में एक तो कश्मीरी हो गई, उसके बाद डोगरी हो गई। अब हिमाचल तो पंजाब में के अंतर्गत था, राइट। तो अब यहाँ प्रश्न यहीं आ रहा है कि भाई क्या ये पंजाबी है। परंतु डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने पहाड़, पहाड़ी जन और पहाड़ी भाषा, इन 3 मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप जब हिमाचल का गठन हुआ, उसमें पहाड़ी भाषा भी एक मूल सिद्धांत था कि हमारी भाषा अलग है, हमारी बोलियां अलग है, हमारा परिवेश अलग है, भौगोलिक स्तर पर हमारी दृष्टि अलग है। तो इस आधार पर हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। पूर्ण राज्य तो हमें 25 जनवरी 1971 को मिला। परंतु ये कहानी इतिहास की है। परंतु पहाड़ी की दृष्टि से ग्रियर्सन ने तो कर दिया, उन्होंने भौगोलिक आधार पर पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। अगर आज की डेट में, क्योंकि 8वीं अनुसूची में हिमाचल की जो पहाड़ी भाषा है वो है नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भाषा है नहीं है, भाषा है। तो वो कैसी भाषा है, इसको हम परमार ने स्पष्ट रूप से पहाड़ी भाषा कहा।
जो उन्होंने भाषा और यहाँ का जो लोक साहित्य है उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी है, भाषा के ऊपर उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक के आधार पर उन्होंने हिमाचल की जो पहाड़ी भाषा है वो पहाड़ी शब्द ही प्रयोग किया। 1881 की जो जनगणना है जी, अगर आप उसका स्टेट देखेंगे उसमें भी पहली मर्तबा पहाड़ी शब्द प्रयोग किया गया है। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये पहाड़ी क्या है, तो हम अगर इसको देखें कि हिमाचल को अगर कश्मीरी, डोगरी और पंजाब से अगर हमने अलग दिखाना होगा तो इसका स्वरूप तो देना पड़ेगा। राइट। तो हमारे महत्वपूर्ण हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, क्योंकि भाषा का अपना व्याकरण भी होना चाहिए। तो मोरूराम ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है, हिमाचली पहाड़ी भाषा व्याकरण। पहाड़ी भाषा का अपना व्याकरण है। ग्रियर्सन ने पहाड़ी भाषा की बोलियां 8 लिखी है। अगर आप उनकी ग्रियर्सन की जो क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे उसको ध्यान से समझेंगे तो उसमें 8 बोलियों की ही चर्चा करते वो। उसमें आपकी कांगड़ी और कहलूरी नहीं है। अच्छा। परंतु आपका मौलूराम ठाकुर ने कांगड़ी को भी और कहलूरी को भी भाषा वैज्ञानिक आधार पर उस 10 बोलियों में। अब ये है कि मैंने जब ये पुस्तक लिखी थी, अगर आप इसको ध्यान से इसका टाइटल शीर्षक देखें, हिमाचली पहाड़ी भाषा, यहीं पर ही सारा का सारा रहस्य हिमाचल के ऊपर रहा है। हम इसको हिमाचली भाषा भी कह सकते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है और सशक्त माध्यम है। ग्रियर्सन ने भाषा वैज्ञानिक आधार पर इसको स्थान दिया, परंतु भाषा वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें तो हिमाचली एक भौगोलिक नाम है, उसको भी हमने इसमें डाला हिमाचली। राइट। और पहाड़ी भाषा से हम पंजाब से इसको अलग कर रहे हैं, डोगरी और कश्मीरी से इसको अलग कर रहे हैं, पश्चिमी हिमालय से अलग हो जाएगी ना। तो हिमाचल की अपनी आइडेंटिटी पहाड़ी भाषा है। 1881 की जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, जनगणना है, उसमें पहाड़ी भाषा अधिकतर लोगों ने अपनी, इसमें मैंने दिया हुआ वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इसमें दी है, उसमें पहाड़ी शब्द ही है, चाहे वो चंबाड़ी है, चाहे कांगड़ी है, चाहे कहलूरी है, चाहे मासूई है, चाहे सिरमौरी है, चाहे वो किन्नौरी है, चाहे जितनी भी हमारी ये उपभाषाएं हैं, इनका समष्टि रूप पहाड़ी ही रखा हुआ है। तो जब ये पुस्तक मैं लिख रहा था उदय जी, मैं आपसे चर्चा करूं तो इसमें ये सारी बातें थी, सारी रिपोर्ट हमारे जिन भाषा वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया, भाषा वैज्ञानिकों के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ मैंने पढ़े, तो मेरा निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यष्टि रूप में हिमाचली पहाड़ी भाषा अपने आप में एक पूर्ण नाम है। तो ये जो विषय जो हमारे संवाद में आ रहा है कि हिमाचली पहाड़ी भाषा, ये जो शीर्षक है अपने आप में ये भाषा वैज्ञानिक आधार पर पूर्ण है। परंतु अगर आप देखें 8वीं अनुसूची में तो पहाड़ी भाषा है नहीं है। अगर 8वीं अनुसूची में पहाड़ी भाषा नहीं है तो हमको पहाड़ी भाषा 8वीं अनुसूची के लिए अगर ले जानी होगी तो उसके लिए एक तो इसका समष्टि रूप चाहिए। तो हिमाचली पहाड़ी भाषा अपने आप में संपूर्ण है, भौगोलिक भी हो गया, भौगोलिक भी हो जाएगा और इसका भाषा वैज्ञानिक जो पहाड़ी भाषा है वो भी इसमें अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप देखें, मैंने जब जो हमारी 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, बंगाली की भी तो अपनी उपभाषाएं हैं, 21 से लेकर के बहुत ज़्यादा है, उसकी डायलेक्ट सब डायलेक्ट्स भी है, परंतु समष्टि रूप में तो बंगाली है। वैसे ही आप देखिए पंजाबी, अगर आप बिल्कुल हम जिसके पार्ट एंड पार्सल रहे हैं हिमाचल, अगर आप पंजाबी को देखिए वो सिर्फ पंजाबी कहते हैं, परंतु उसकी भी अपनी डायलेक्ट सब डायलेक्ट्स भाषा वैज्ञानिक आधार पर उपभाषाएं रही है। तो हिमाचल में भी अगर 10 हमारी उपभाषाएं या बोलियां हैं, अपने आप में कंप्लीट है, ये भी अपने आप में पूर्ण है ये भाषा वैज्ञानिक आधार पर, परंतु समष्टि रूप में हम हिमाचली पहाड़ी कहेंगे इसको। और अगर कांगड़ा का व्यक्ति कांगड़ी में लिख रहा है, चंबा का व्यक्ति चंबियाड़ी में लिख रहा है, या उसकी छोटी उपभाषा में लिख रहा है, तो उसका व्यष्टि रूप हो गया, समष्टि रूप में वो हिमाचली पहाड़ी भाषा हो जाएगी। अब इसको मैं प्रमाणित करता हूँ हिमाचल की पहाड़ी भाषा के लोक साहित्य के आधार पर। पहाड़ी हर भाषा का अपना समृद्ध लोक साहित्य होना चाहिए, तब आप 8वीं अनुसूची में अपनी बात कर सकते हैं। हिमाचल का समृद्ध लोक साहित्य की 5 विधाएं होती है: गीत,
कथा, गाथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित। युगों युगों से हिमाचल का जन जो है गीत गाता है, समृद्ध लोक साहित्य है। गाथाएं, बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जिसने हिमाचल को अलग पहचान दी है। हमारे कथा साहित्य अगर देखें, पहाड़ी का अपना समृद्ध कथा साहित्य है। लोक नाट्य देखें आप, चाहे बांटड़ा, भगत, धाजा, जो भी आप विधा देखें, समृद्ध है और इसके ऊपर बड़ा काम भी हुआ है। उसके बाद लोक सुभाषित, आज भी हमारी दादी नानी घर में, गांव में लोक सुभाषितों का प्रयोग करते, लोकोक्तियां, मुहावरों का प्रयोग करते। अपने आप में लोक समृद्ध लोक साहित्य। ये हमारा लोक साहित्य ओरल फॉर्म में था, जिसको श्रौत परंपरा कहते हैं, परंतु आज ये भाषा विभाग और अकादमी ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत। इनकी बहुत सारी जो भाषा विभाग ने और हमारी जो भाषा अकादमी है, इनके जो श्रौत परंपरागत गीत, कथा, गाथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित, उसको किताबों के रूप में भी प्रकाशित किया है और उसको रिकॉर्ड भी किया है। तो मैंने भी बहुत सारी लोक गाथाओं इसके ऊपर कार्य किया है, बहुत पहले से कर रहा हूँ। परंतु इसके अतिरिक्त, लोक साहित्य के अतिरिक्त, भाषा वैज्ञानिक आधार पर भी हिमाचल के लोक साहित्यकारों ने या भाषाविदों ने बहुत अच्छे क्या कहते हैं, शोध ग्रंथ लिखे हैं, किताबें छापी है। तो वो भी इसको समृद्ध करता है कि पहाड़ी भाषा का अपना लोक साहित्य भी। इसके अतिरिक्त जो अगला महत्वपूर्ण मेरा एक किताब मैंने और छापी है, वो है कि हमारे अभिलेख, स्वतंत्रता से पूर्व की अभिलेख भी, चंबा के अभिलेख अधिकतर, मैंने लगभग इस पुस्तक में चंबा के अभिलेखों की बात की है जो पहाड़ी भाषा में, चंबयाली में है, और वो हिस्ट्री के सोर्स है, परंतु उनकी भाषा चंबयाली बोली है। चंबयाली बोली का मतलब उपभाषा, उपभाषा का मतलब चंबयाली बोली, उपभाषा, जो भाषा वैज्ञानिक के आधार पे पहाड़ी भाषा का व्यष्टि रूप है, समष्टि रूप में हिमाचली पहाड़ी, चंबयाली की बात करूँ। अभिलेख बहुत सारे हैं जो हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से। इसके बाद हिमाचल की जो पांडुलिपियाँ हैं, अगर आप देखें, शारदा से निकली 5 लिपियाँ हिमाचल की स्वतंत्र लिपियाँ हैं। मैंने इस पुस्तक में इसका जिक्र किया है, ये जो लिपिमाला पुस्तक है। ओके। शारदा से निकली 5 लिपियाँ हैं। सर, जब आप यूज कर रहे हो वर्ड शारदा, हाँ जी, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखेंगे हिमाचल में, इस पुस्तक को जब मैं लिख रहा था, इस दूसरा विषय आता कि अब मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो बोलियां हैं, जैसे आप कांगड़ी, चंबयाली, लाहौली, किन्नौरी, क्या कहते हैं आपकी महासुई, बघाटी, बाघली, उसके बाद कहलूरी, मंडियाली, कुल्लुई, ये सारी 10 है, परंतु परमार ने उनकी संख्या 30 तक भी कही है। अच्छा। और 30 वो डायलेक्ट्स की भी सब डायलेक्ट्स है। इस पुस्तक को ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये जो चक्र मैंने बनाया है, इसमें सारी की सारी पहाड़ी भाषा की उपभाषाएं, बोलियां और उनकी भी सब डायलेक्ट्स, छोटी बोलियां, उसका भी मैंने जिक्र किया है। तो वहाँ प्रश्न उठ रहा था जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था कि हिमाचल की अपनी पहाड़ी भाषा की क्या कहते हैं, लिपि क्या होगी। राइट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अब अधिकतर लोगों ने, जैसे आप भी कह रहे थे कि चर्चा हो रही है कि भी टांकरी हो सकती है। यस। हम क्या करें जी, किस में लिखें। तो जो शारदा लिपि है, हमारे पूर्वज, जो हिमाचल के पूर्वज, या तो काशी जाते थे विद्या ग्रहण करने के लिए हमारे वंशज, या फिर कश्मीरी विद्या, हिमाचल में कश्मीरी विद्या है। तो यहाँ पे इस पुस्तक को जब मैंने शोध किया था, तो यहाँ पर पाबूची, भटाखरी, पंडवाणी, चंदवाणी लिपियों के वंशज थे, वो सारे के सारे कश्मीर से जाकर के उन्होंने विद्या ग्रहण करी। तो शारदा लिपि में था सारा, वेदों से लेकर के खगोल विद्या के बहुत बड़े ग्रंथ, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, और कालगणना के सिद्धांत, और हमारी जितने भी वेदों के, उपनिषदों के ग्रंथ है, वो सारे के सारे शारदा में थे। वो सीखे, उन्होंने शारदा से लिपि सीखी। वहाँ से जो पाबूची लिपि है, वहाँ से जैसलमेर जाते हैं वहाँ के पूर्वज। जैसलमेर से राजकुमारी का विवाह सिरमौर में होता है, सिरमौर के राजकुमार के साथ। तो वो साथ आते हैं वहाँ के, वो कश्मीरी पंडित है जो जैसलमेर जाते हैं। इसमें मैंने उसका जिक्र किया है, पाबूची ब्राह्मणों की कश्मीर से हिमाचल यात्रा। तो वो आपके अपने साथ ग्रंथों को नहीं लाए साथ, उन्होंने उस लिपि में
ग्रंथों को उन्होंने लिखा जो शारदा में थे, परंतु बाद में भौगोलिक आधार पे बदल गया और वो उन्होंने वो पाबूची लिपि अपने आप में जैसे खड़का है वो वहाँ का गुरुकुल है। उसके बाद जो जितने भी सिरमौर के छोटे छोटे गांव वहाँ तक ये लिपि चली जाती है। तो जो उन्होंने पांडुलिपियाँ लिखी है उनका मूल सिरमौरी है और भाषा सिरमौरी है, सिरमौरी उपभाषा या बोली है, परंतु हम समष्टि रूप में तो उसको हिमाचली पहाड़ी कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरी चंदवाणी पंडवाणी, ये भी गुरुकुल है। ये तीनों गुरुकुल शिमला में है, भटाखरी पंडवाणी चंदवाणी, ये शिमला जिला के हैं 3 गुरुकुल है। इनके पूर्वज भी कश्मीर से लाए। जैसे चंदवाणी लिपि जो है आज जिसको हम कहते हैं ये तहसील चौपाल की लिपि है, वहाँ का गुरुकुल है बटेउड़ी गांव में। मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखी है। तो परंतु वो शारदा लिपि में था, परंतु उन्होंने सारा उस वहाँ से वो ज्ञान ला करके अपनी भाषा मासुई में उसको लिपिबद्ध किया। तो वो धीरे धीरे बिगड़ करके शारदा लिपि चंदवाणी लिपि में बदल गई, पाबूची क्या कहते हैं शारदा लिपि पाबूची में बदल गई, भटाखरी में बदल गई, भटाखरी से ही निकले कुछ शब्द है वो भी इंटरमिंगल्ड हो गए और पंडवाणी लिपि में। ऐसी जो पांडुलिपियाँ वो पहाड़ी भाषा में जो समृद्ध करती है कि हिमाचल की अपनी ये पांडुलिपियाँ भी समृद्ध लोक साहित्य की वो संवर्धक है और पहाड़ी भाषा की समृद्ध स्रोत है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि मूलतः पूरा सारा का सारा ये कश्मीर से ओरिजिनेटेड है। कश्मीर और फिर बाकी यहाँ के परिवेश में अपने आप जो भी गुरुकुल थे उसके आधार पे जो पांडुलिपियाँ लिखी गई। अभिलेख है तो उन्होंने चंबा के अभिलेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हिस्ट्री में, तो उन्होंने चंबियाड़ी लिपि में चंबियाड़ी में लिखे हैं। वो शारदा में के मिलेंगे कुछ, या दूसरी क्या कहते हैं कुटिल लिपि में भी मिलेंगे, कुछ भोट लिपि में भी मिलेंगे ऐसे अभिलेख। परंतु उनकी भाषा हिमाचल की पहाड़ी भाषा ही है, चाहे वो उपभाषा चंबियाड़ी हो, चाहे वो सिरमौरी हो, चाहे वो मासवी हो, ये समृद्ध है हिमाचली पहाड़ी भाषा की। परंतु आज प्रश्न ये आ रहा है कि क्या हम और जो ऑफिशियल जो शारदा से एक 5वीं लिपि निकली वो थी टांकरी। वो हमारे राजगानों के समय ये टांकरी लिपि जो है हमारे जिसको बोलते हैं ऑफिशियल स्क्रिप्ट रही है। अच्छा। कि उसमें लिखते थे, आदेश लिखते थे, बहुत सारे चंबा राजा के आदेश है या रामपुर बुशहर के राजा के आदेश है या सिरमौर राजा के आदेश है, वो टांकरी में ही होते थे। और दूसरा ये जो हमारे ये जो क्या कहते हैं व्यापारिक लिपि भी रही है, जितने भी हमारे व्यापारी है वो उसमें ही लिखते थे, अपना गणना गणित सारा उसमें लिखते थे, लेखा जोखा। 6 हमारे लिपि जो टांकरी है इसकी 6 काइंड्स है हिमाचल में। परंतु प्रश्न ये आ रहा कि क्या ये साहित्यिक भाषा हो सकती है या पहाड़ी भाषा की हो सकती है। राइट। परंतु इसका कंक्लूजन मैंने 6ठे अध्याय में दिया है, इस पुस्तक के 6ठे अध्याय में। उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि गीत कथा गाथा लोक नाट्य लोक सुभाषित अपनी अपनी उपभाषाओं और बोलियों में है। वो अपने आप में समृद्ध है। कुल्लवी के लोग कुल्लवी में लिखते हैं गीत भी, कथा भी, गाथा भी, लोक नाट्य भी। बघाट के लोग बघाटी में लिखते हैं, कांगड़ा के लोग कांगड़ी में लिखते हैं, और चंबा के लोग चंबियाड़ी में लिखते हैं, किन्नौर के लोग किन्नौरी में लिखते हैं, या इनकी सब डायलेक्ट्स में भी लिखते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु आधुनिक साहित्यकार किस में लिख रहे हैं? हिमाचल के अच्छे कवि आज लोक साहित्य देवनागरी में लिख रहे हैं, पहाड़ी में। कांगड़ा का अच्छा लेखक अगर कविता रच रहा है वो देवनागरी में लिख रहा है, परंतु है वो कांगड़ी में। अगर कुल्लू का एक कोई अच्छा साहित्यकार लोक साहित्यकार कुल्लवी में लिख रहा है, उपभाषा कुल्लवी हो गई, डायलेक्ट हो गई, परंतु वो लिख किस में रहा है? देवनागरी में। सहज होगी ना हमारे लिए। तो आज की जो मैंने रिकमेंड भी किया है इसको कि इसको हम जो है जब अगर आप 8वीं अनुसूची के लिए सहज रूप से आएगी तो वो हमारी देवनागरी ही होगी। चाहे चंबा का व्यक्ति चंबियाड़ी में लिखे, किन्नौर का व्यक्ति किन्नौरी में लिखे, परंतु होगा वो गीत कथा गाथा लोक नाट्य लोक सुभाषित भी अगर कोई रच रहा है तो वो भी देवनागरी में। कथा आधुनिक विधा पर लिखेगा तो वो जिस भी उपभाषा में लिखेगा, जिस भी बोली में लिखेगा, तो वो पहाड़ी का ही कोई समृद्ध कर रहा है। और इसके अतिरिक्त लोक नाट्य संवाद लिखो आप, किसी भी अगर कहलूरी में लिख रहा है कोई लोक नाट्य का संवाद कर रहा है, या मलयाली में लिख रहा है, तो वो करे।
अपने आप में पूर्ण है, परंतु समष्टि रूप में तो हिमाचली पहाड़ी भाषा ही हो जाएगी जब हम 8वीं अनुसूची के लिए। ये सारे प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि हिमाचली पहाड़ी भाषा का अपना आधुनिक साहित्य, लोक साहित्य भी समृद्ध है, जो देवनागरी में लिखा जा रहा है। तो आधुनिक लोक साहित्य अगर देवनागरी में लिखा जा रहा है तो हम ये सुझाव देते हैं, और 8वीं अनुसूची के लिए भी, कि देवनागरी में ही हम इसको देवनागरी को ही हिमाचली पहाड़ी भाषा की लिपि के रूप में इसको स्वीकार करें, और हमारा समष्टि रूप में हिमाचली पहाड़ी भाषा, व्यष्टि रूप में अलग अलग उपभाषाएं या बोलियां। ये मेरा निवेदन है। मेरा इसमें एक छोटी सी क्वेरी थी कि टांकरी जो कॉन्वर्सेशंस भी चल रही थी, टांकरी बहुत मुश्किल है क्या लिखना? आसान नहीं है। मैं आपको एक, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका ये डोंगरी का जो हमारा एक लेख है वहाँ कुल्लू का, या इस तरह के जो, ये तो मैंने एक लेख इसमें डाला है। इसमें मैंने टांकरी लिपि के अंदर भी बहुत सारे अभिलेखों की, चंबा के अभिलेख है जो टांकरी में, आपका क्या कहते हैं रामपुर बुशहर की अभिलेख है वो टांकरी में है, या सिरमौर राजा के अभिलेख है वो टांकरी में है, आदेश है टांकरी में है। टांकरी के जो वर्ण है वो बहुत आसान नहीं है। आजकल मंडी में एक हमने स्कूल चलाया था, जब मैं अकादमी में था, वहाँ टांकरी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टांकरी में मंडी में तो बहुत अच्छे विद्वान हैं टांकरी के जानने वाले, और वहाँ एक कपूर है, BL कपूर जी ने तो बड़ा सुंदर सा वहाँ पर एक किताब भी लिखी है। और एक हमारे जो स्कूल चलाते हैं वहाँ मंडी में, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है। वो क्या कहते हैं टांकरी लिपि के ऊपर आज भी वो काम करें। वो छोटा सा स्कूल उन्होंने शुरू कर रखा है एक टांकरी में, मंडी शहर में ही है वो। और वो अपने कलम से टांकरी लिपि में वर्णमाला लिखते हैं। तो ये हम अकादमी से हमने प्रारंभ किया था वो स्कूल भी। तो वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे मंडी में भी टांकरी की लिपि के पर काम करें। परंतु इसको अगर हम देखें बहुत ब्रॉडर सेंस में, तो ये पहाड़ी भाषा की लिपि इसलिए नहीं हो सकती कि आम जन से ये आसान नहीं है उसको आज आधुनिक विधा से। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, जब मैं परमार पीठ में पहाड़ी भाषा लिपियों लोक साहित्य पर पाठ्यक्रम बना रहा था, तो उसमें मैंने क्लियर 3 पाठ्यक्रम की जो 3 पेपर है वो पहाड़ी भाषा पर है। उसमें देवनागरी लिपि ही लेखन का हमने समाधान रूप में निकाला कि देवनागरी लिपि में हम इसको हिमाचली पहाड़ी भाषा की जो लिपि होगी वो देवनागरी ही होगी। और ये विद्वानों के समक्ष भी ये चर्चा संवाद आगे प्रेषित है। ओके। संविधान का 8वीं अनुसूची, जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, जब 8वीं अनुसूची में जब भी कोई भाषा जाती है तो उसका अपना समृद्ध लोक साहित्य भी होना चाहिए, और उसके बोलने वाले होने चाहिए। अब आज की डेट में हम देखें कि पहाड़ी भाषा में कितने लोग बोलते हैं, तो इसको हम अगर नई शिक्षा नीति पे आधार पे देखेंगे, नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए, मातृभाषा। तो मातृभाषाएं क्या है? मातृभाषा में शिक्षा को देने की बात की जा रही है। तो मातृभाषा हमारी ये जो उपभाषाएं हैं, ये अपने आप में कंप्लीट मातृभाषाएं हैं, जो माँ की द्वारा जिसका समृद्धि होती है, तो मातृभाषा है। परंतु हिंदी भी मातृभाषा है। अगर हम हिंदी को अब हिंदी की भी सब डायलेक्ट्स बहुत लंबी है, और बंगाली भी मातृभाषा है, परंतु उसकी भी डायलेक्ट सब डायलेक्ट्स वो लंबा तरीका, तो परंतु उसको मातृभाषा कहेंगे। पंजाबी की भी ऐसी भाषा है। तो हिमाचली की भी एक हम मातृभाषा कह सकते हैं कि ब्रॉडर सेंस में हिमाचली पहाड़ी भाषा अपने आप में एक मातृभाषा है। 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए हमारा समृद्ध लोक साहित्य भी है, हमारा आधुनिक साहित्य भी समृद्ध है, जिसमें रचना धर्मिता आज हमारे बहुत सारे लोक साहित्यकार इसमें रचना कर रहे हैं। भाषा वैज्ञानिक आधार पर हमारा एक समृद्ध ग्रंथों की सूची हमारे पास है, और पांडुलिपियों का एक समृद्ध साहित्य है जिसका मैंने इसमें भी जिक्र किया है, वो भी हमारे पास है। पूर्ण रूप से बोलने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने आप में इसकी अर्हता हमारे पास है। परंतु इसको ये होता है कि प्रदेश विधानसभा जब कोई प्रस्ताव पारित करती है, पहले भी एक बार गया था, परंतु उसमें कुछ क्वेरीज आई थी।
1998 में? हाँ, जब पहले हुआ था 98 में। फिर अभी हाल ही में भाषा विभाग ने बल्कि मुझे भी बुलाया था इस विषय में चर्चा, निदेशक भाषा विभाग ने और सचिव हिमाचल कला संस्कृति भाषा विभाग के जो सचिव है, LAC के जो सेक्रेटरी, उन्होंने बुलाया था। तो मैंने प्रस्ताव अपने हाथ से लिखा है और उसमें जो परमार पीठ से मैंने पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम भी तो होना चाहिए ना, हमारे पास अपना व्याकरण भी है, मौलूराम ठाकुर ने व्याकरण लिख रखा है। बट उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? लाइक उन्होंने लिखा है बट उसको रिकॉग्नाइज किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर आप देखिए कि भाषा वैज्ञानिक पर आधार पर लिखा गया वो व्याकरण है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, तो हिमाचली पहाड़ी भाषा का भी अपना व्याकरण अकादमी ने छापा है। मौलूराम ठाकुर और उनकी टीम ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसको अगर हम देखें, उसके भाषा वैज्ञानिक पक्षों को देखें, तो अपने आप में वो हिमाचली पहाड़ी भाषा को क्या कहते हैं 8वीं अनुसूची के लिए एक सशक्त आधार देने की क्षमता रखता है वो पुस्तक। उसके अतिरिक्त सारे साहित्य है हमारा। उस पुस्तक का नाम क्या है? पहाड़ी भाषा का व्याकरण, सिंपल पहाड़ी भाषा व्याकरण बाय मौलूराम ठाकुर जी, जो सचिव अकादमी रहे। वो अब तो उनका स्वर्गवास हुआ, बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने बहुत बड़ा भाषा वैज्ञानिक आधार पर उसका कार्य किया है। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 8वीं अनुसूची के लिए जो अब प्रारूप तैयार किया है हमने, बल्कि मैंने भाषा विभाग के जो निदेशक है उन्होंने भी मुझसे बात की थी, तो हमने लगभग 25-26 पृष्ठों का एक प्रारूप तैयार किया है। अब उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और सरकार से भी निवेदन करेंगे और जो हमारे अधिकारीगण हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे, बल्कि उन्होंने मुझको बुलाया भी है इस संदर्भ में। तो मैं जो भी उनकी इस संदर्भ में मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वो प्रारूप 28 पृष्ठों का बनाया था। तो ये ऐसा प्रारूप है, वो इस तरह का प्रारूप है मैं लाया था और ये भाषा विभाग के पास उपलब्ध है। इसके ऊपर भी काफ़ी काम होना बाकी है, तो जो हमारे निदेशक है, सचिव है, उनके साथ चर्चा करेंगे ताकि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो स्रोत सामग्री है, जब हम उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स देंगे तो 8वीं अनुसूची में भी हमारा ये विषय आ सकता है। तो ये मेरा निवेदन 8वीं अनुसूची का है। हिमाचली पहाड़ी भाषा का पाठ्यक्रम कैसा होगा? बिकॉज इतनी सारी लोकल डायलेक्ट्स हैं। जी। चर्चा तो यही हो रही है कि एक डायलेक्ट, एक पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है? ये विषय मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। मैं जब परमार पीठ पे ये पाठ्यक्रम बना रहा था तो उसकी एक एकेडमिक कमेटी समिति होती है, तो उसमें मैंने अपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर्स उस समिति के सदस्य थे। चमन लाल गुप्त जी हिंदी विभाग से विभागाध्यक्ष रहे हिमाचल प्रदेश, वो भी उसके सदस्य थे। और प्रोफेसर रोशन जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर है, वो सोलन से संबंधित थे, वो भी मेरी समिति के सदस्य थे। तो उनके साथ जब मैंने चर्चा की, 3 पेपर डिप्लोमा इन परमार स्टडीज़ है, उसमें परमार के व्यक्तित्व पर पहला पेपर है। दूसरा पेपर आत्मनिर्भर हिमाचल जो कंसेप्ट है था हिमाचल का परमार का, वो दूसरा पेपर उसके ऊपर है, उनके आत्मनिर्भर हिमाचल के इकोनॉमिक्स से संबंधित है। परंतु जो तीसरा पेपर है, तीसरा चौथा पाँचवा, वो हिमाचली पहाड़ी भाषा है। उसमें हिमाचली पहाड़ी भाषा क्या है, हिमाचली पहाड़ी भाषा का क्या कहते हैं सिद्धांत क्या है, उसकी क्या कहते हैं, अगर आप वो पहाड़ी भाषा को हम कैसे किसको बोल सकते हैं पहाड़ी भाषा, उसके हमने वर्गीकरण किया है। फिर पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी भी हमने उसमें जिक्र किया है, वो तीसरा पेपर है। और उसके बाद पहाड़ी भाषा की उपभाषाएं कौन सी, जिसकी मैं बात कर डायलेक्ट्स और सब डायलेक्ट्स, जो उपभाषाएं हैं वो मैंने पाठ्यक्रम में रखे हैं तीसरे और चौथे में। फिर उसके बाद उसकी समृद्ध लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्यकार कौन कौन है, उन लोक साहित्यकारों की रचनाएं कौन सी है, वो मैंने तीसरे चौथे पेपर में लगाई है। परंतु 5वें पेपर बड़ा क्लियर कर लेगा आपको, जो आपका शंका है, जिसका जो प्रश्न आपने किया। 5वें पेपर में वो हमने 100 नंबर का पूरा क्या रखा है कि बच्चे गीत लिखेंगे अपनी अपनी उपभाषा में। अगर कांगड़ा का बच्चा होगा तो गीत 15 नंबर का उसमें प्रोजेक्ट वर्क है, तो गीत लिखे, वो उसका हिंदी रूपांतर करे। और गाथा लिखे, मानो सिरमौर की गाथा लिख के लाया बच्चा, वो अपनी देवनागरी में लिखेगा, उसको देवनागरी में उसकी वो गाथा का मानो उसने 100 स्टेंजा लिख के लाए, उसका वो हिंदी रूपांतर भी कर सकता है अगर वो पॉसिबल हो, उसको उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। किन्नौर वाला किन्नौरी में लिखे, क्या कहता है जो कुल्लू वाला कुल्लू में लिखे,
वो कथाएं भी लिख सकता है और वो निबंध भी लिख सकता है, वो स्वतंत्र है। वो आधुनिक विधा पर निबंध लिख सकता है, परमार के ऊपर, परमार की जीवनी पर वो पहाड़ी भाषा में लिखे, जिस भी डायलेक्ट में लिखना उसमें लिखे, तो वो 100 नंबर का पेपर है। उससे क्या होगा कि बच्चे झिझकेंगे नहीं, अपनी बोली में लिखेंगे, चाहे गलत लिखे चाहे ठीक लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो सहज हो जाएंगे। वही मातृभाषा का कंसेप्ट है और आधुनिक जो शिक्षा पद्धति हमारी आज भारतवर्ष में लागू हो रही है, वहाँ पर मातृभाषा में बच्चा सहज, उर्वर मस्तिष्क हमारा तब होगा अगर वो अपनी मातृभाषा में सहज होगा। ये बात इस दृष्टिकोण से हिमाचल परमार पीठ में हमने पाठ्यक्रम का निर्माण इस ढंग से किया है। अब वो भी 8वीं अनुसूची के लिए एक एसेट है कि परमार पीठ ने पहली बारी 3 पेपर पहाड़ी भाषा और लोक साहित्य के और लिपियों के ऊपर लगाए। आप जो ये कह रहे हैं कि 15 नंबर का जो मैं लास्ट वाला मैं उस पर आता हूँ कि गीत लिखे एज्यूमिंग, अगर कोई कांगड़ा का है तो कांगड़ी में लिखे, बिल्कुल, और कोई किन्नौर का है तो किन्नौरी में लिखे। जी जी जी। मेरा बेसिक सवाल इसमें ये है कि मैं हूँ बिलासपुर का, जी जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ किन्नौर में, ठीक है, मैं अगर कहलूरी में उस लिखना चाहता हूँ अज्यूमिंग, जी जी, मैं कहलूरी में लिख देता हूँ किन्नौर के एक स्कूल में। जी, किन्नौर के मैक्सिमम बच्चे हैं वहाँ पे वो किन्नौरी में लिख रहे हैं। जी, कोई चंबा का है वो चंबयाली में लिख रहा है। उस एक स्कूल में समझ लीजिए आप 12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे मिल जाते हैं। जी जी जी। जो पेपर चेक करने वाले होंगे मास्टर जी, वो कैसे चेक करेंगे उस चीज़? नहीं, जो जिस 5वें पेपर की जो पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसमें मेरे पास हिमाचल में 30 सीटें हैं। ओके। बच्चे 30 सीटें, वो अलग अलग, कोई किन्नौर का, कोई कांगड़ा का है। तो मैंने उसको ये नहीं लादा कि वो बच्चे, अगर मैंने उस बोल दिया कि भाई आपने सिरमौर की हारूल लिखनी है तो सारे लिखे उसको, नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। पाठ्यक्रम में मैंने चॉइस दे रखी है को जिस उपभाषा का बच्चा है वो उसमें ही लिखे। परंतु क्योंकि आज की डेट में समस्या क्या है, हम तो सब अंग्रेजी या हिंदी उसे बाहर हम नहीं जा पा रहे और अपनी मातृभाषाओं को भूलते जा रहे हैं। इसको जीवंत बनाने के लिए मैंने पाठ्यक्रम में ये विषय रखा कि अगर कांगड़ा का बच्चा कांगड़ी में लिखे तो कम से कम वो अंग्रेजी, जो जैसे विश्वविद्यालय में आता तो अंग्रेजी में बोलता है, परंतु जैसे वो विश्वविद्यालय से बाहर निकलता है या अपना उसका कोई साथी कांगड़ा वाला मिलता है तो कांगड़ी में वो सहज रूप से अपनी बात रखता है, वो हिंदी नहीं बोलता, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। इस दृष्टिकोण से इस सहजता को, मातृभाषा के जो झिझक है उसको दूर करने का ये एक हमने विषय डिप्लोमा इन परमार स्टडीज़ में ऐसा रखा। धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चे जब सहज होंगे, अगर बच्चा मानो नई शिक्षा नीति में तो अभी ऐसा नहीं है कि वो हिमाचली पहाड़ी भाषा में बोलेंगे, उत्तर क्षेत्र में तो सारा पाठ्यक्रम हिंदी में बनने वाला, क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा के रूप में नई शिक्षा नीति में होगी। परंतु पंजाब वाले तो पंजाबी में लिखेंगे और हो सकता है 20, 30, 25, 50 वर्षों के बाद हिमाचली 8वीं अनुसूची में जाए, तब के लिए आधार हमारे को रखना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण मैंने परमार पीठ में स्थापित किया। मैं एक उदाहरण दे करके अपनी बात को विराम दूंगा। परमार ने 1975 में मंडी में एक स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और भाषा विभाग अकादमी को मिलकर के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बनाना चाहिए पहाड़ी भाषा और लोक साहित्य पर। 1975 में जब मैंने परमार पीठ पे एज चेयरमैन में वहाँ पे गया तो सबसे पहला मेरा जो दायित्व था वो क्या था, मैंने परमार की उस स्टेटमेंट को समझा और मैंने पाठ्यक्रम बनाना शुरू किया। ओके। अगर 75 में परमार ये बात कह रहे हैं तो उसके मायने हैं। अगर मायने हैं तो हमको प्रैक्टिकली तो 1975 से दिखाई नहीं दिया। तो जा करके 2022 में पहला बैच परमार स्टडीज़ में परमार स्टडीज़ पे डिप्लोमा इन परमार स्टडीज़ बैठता है, परंतु उसमें 3 जो हमारे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पहाड़ी भाषा, लोक साहित्य और लिपियों के ऊपर थे। ये जिसकी विज़न परमार ने 1975 में मंडी में कहा था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो आपने भी एक डिप्लोमा इन परमार स्टडीज़ वो कर रखा है। उससे पहले मैं फिर अपने सवाल पे आऊँगा, जो मेरा बेसिक सा सवाल है कि जो अध्यापक है उनको तो सारी नॉलेज नहीं होगी ना, सारी उसकी, वो जज कैसे करेंगे उनको? अभी तो जब डिप्लोमा स्टार्ट किया था तो मैं तो परमार पीठ पे अकेला अध्यक्ष भी था, पढ़ाने वाला भी खुद था, बढ़ाने वाला भी खुद था। अब धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण विषय आने वाला है जो मैंने वहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ रखे हैं उसमें भाषा के भी रखे हैं,
उसमें मैंने इतिहास के भी रखे हैं जो इवैल्यूएटर्स हैं। अपने आप में वो कोई प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर्स है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, कोई अकादमी के मेंबर भी रखे हैं, कोई लेखक रखे हैं मैंने इसमें। लेखक भी मैंने उसमें रखे, जैसे कोई अच्छा लेखक हिमाचल का जो पहाड़ी में लिख रहा है वो भी मैंने उस मेंबर्स रखे हैं। तो वो जज करेंगे, अगर लेखक होगा जब वो क्या कहते हैं पेपर सेट कर रहा होता है, तो मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अगर मानो पेपर सेट करना है तो वो लगभग लेखक जब सेट करेगा तो उसको मालूम होगा कि वो भाषा का एक विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसी मैंने इस तरह की समितियां वहाँ पर बना रखी है, पेपर सेटर्स की भी, इवैल्यूएटर्स की भी। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 4। अगर हम समुद्र से बाहर रहेंगे तो तैर नहीं पाएंगे, समुद्र में तो उतरना ही पड़ेगा, तब हम तैर सकते हैं। और ये तो विशाल समुद्र है और पहाड़ी भाषा अपने आप में महान काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अभी तो हम इसकी एक बूंद को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसमें सबका सहयोग, सबका जब सहयोग होगा, इसमें चाहे लेखक है, चाहे आपके प्रोफेसर है, चाहे स्कूल के टीचर है, चाहे हमारे गांव के, सबसे ज़्यादा तो इसमें गांव की इन्वॉल्वमेंट होगी। जब विश्वविद्यालय में गांव का व्यक्ति सोचे कि हमारा पहाड़ी भाषा का क्या कहते हैं पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय में होगा, तो वो अपने आप को सोचे गर्वान्वित महसूस करेगा कि ये मेरा विश्वविद्यालय है, वरना विश्वविद्यालय तो हमारे गांव के व्यक्तियों से दूर हो गए। ऐसा मेरा विजन था, यही मेरा निवेदन। ओके, तो ये जो डिप्लोमा है जी, इसमें जब फर्स्ट बैच बैठा तो कितने स्टूडेंट्स तो 30 मैंने एडमिट किए थे, पर सभी लोग उसमें, सभी बच्चे उसमें क्या कहते हैं ना तो पेपर देते हैं, परंतु उसमें लगभग मुझे जो सूचना मिली है लगभग 14 स्टूडेंट्स तो जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए थे और उन्होंने अपनी मतलब पेपर भी पास कर दिए। अब उनको पहला बैच उनका डिप्लोमा मिलने वाला है, लगभग फाइनल स्टेज पे है। सेकंड बैच इस बार अभी बैठा है, अभी मुझे मालूम नहीं है कि अभी कितने, क्योंकि मैं जैसे ही सेवानिवृत्त हुआ परमार पीठ से, तो मैं अपेक्षा भी रखता हूँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी गणों से भी, हमारे जितने भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आचार्यगण हैं और लेखक है, आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब एक बार शुरुआत हो जाती तो हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर ही प्रस्थान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। एक छोटी सी क्वेरी और है इसी डिप्लोमा से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल उन 14 बच्चों ने अगर वो किया भी तो उस डिप्लोमा को करने के बाद उनके पास क्या करियर ऑप्शंस है? एक करियर ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कभी ये ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे ही वो डिप्लोमा ले लेंगे तो तुरंत वो सर्विस में लग जाएंगे, और ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भारत की ज्ञान परंपरा को देखें, हमारा ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का भारत बोध कहाँ है? भारत बोध के मूल विषय तो हमारे गांव में बसे हुए हैं। अगर बच्चे आज इन पहाड़ी भाषा, हमारी मातृभाषा से कट रहे हैं, अगर वो इन महान ज्ञान को, अब नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने जलता रहा तो पांडुलिपियां जली ना, वहाँ जला क्या? जो पांडुलिपियों में इतना बड़ा ज्ञान था वो खत्म हो गया। भारत कभी भी अनपढ़ देश नहीं रहा, भारत तो गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ा है। तो अगर हमारी इन लिपियों, पांडुलिपियों में इतना महान ज्ञान था, आज भी गांव में ऐसे ज्ञान के महान भंडार है। जरूरी नहीं उनके पास डिग्री एक अलग पक्ष है, ज्ञान एक अलग पक्ष है। ज्ञान के पक्ष से मैंने ये परमार के विजन को, ताकि परमार का विजन था कि हिमाचल के लोग अपने आप को गर्व महसूस करें कि मैं पहाड़ी हूँ। अगर ये गर्व आपके मन से निकल जाएगा, रोम और मिस्र खत्म हो गए, उनकी सभ्यता समाप्त हो गई, परंतु भारत की सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भारत का बोध, भारत का ज्ञान ऐसी परंपराओं से जुड़ा हुआ है जिसका दूरदृष्टि हमारे डॉक्टर YS परमार ने भी देखी थी। तो उनका मतलब डिप्लोमा का मतलब ये नहीं कि वो सीधे किसी नौकरी में लग जाएंगे, परंतु वो एक काम जरूर कर सकते हैं। जैसे वो अपने मैंने सकारात्मक ऊर्जा देखी भी, जब मैं इनको असाइनमेंट देता अपने बच्चों को, तो वो कोई मंडियाली में बहुत अच्छी कविता लिख के ला रहे हैं, और एक बच्चा सिरमौर का था, उसने इतना सुंदर हारूल लिख के लाई, और हारूल का मैंने उसको बोला बेटा इसकी ट्रांसलेशन कर। वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। वो जरूरी नहीं है कि वो कोई IAS HAS बने
या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बने। उसने एक काम तो किया कि उसने अपने जो सभ्यता संस्कृति के महान सूत्र उसके गांव में है, उसको उसने अनुभव किया, जिसमें वो पला बड़ा। मातृभाषा के कंसेप्ट है, वो उस मातृभाषा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। ये इस दृष्टिकोण से ये डिप्लोमा इन परमार्थ स्टडीज़ में रखा गया है। ये मेरा तो ज्ञान से संबंधित है। सर, आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, इसमें वो दिख रही है कि आप जो है, जो हमारी संस्कृति है उसको, जो हमारी जो भाषा है, जो परमार सर का विजन है 1975 का, उसको आपने आगे बढ़ाया है। जी जी। ये डिप्लोमा कितनी देर का, कितने एक टाइम वर्ष का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा है? 1 साल का डिप्लोमा है। आपको भी पता होगा सर कि कोई भी डिप्लोमा अगर कोई चूज करता है, कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में, वो अपना 1 साल दे रहा है या 2 साल दे रहा है, तो उसको ना एक मोटिवेशन चाहिए होती है, राइट? कि अच्छा ये चीज मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट? बहुत ही कम लोग होंगे जो इस वाले इंटेंशन है, इस वाले थॉट पे आएंगे। जैसे कि आपने बोला कि 14 ही स्टूडेंट्स हैं, बट ऐसा क्या किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस डिप्लोमा को करें ताकि वो चीज और ज्यादा आगे फैले? जी, पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को डिप्लोमा कराना है, अगर वो, हाँ, तो वो मैं बात आपकी समझ गया। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उपदेश जी किया। जिस समय ये पुस्तक रिलीज़ हो रही थी, गवर्नर साहब बैठे थे, ये मंडी विश्वविद्यालय में रिलीज़ हो रही थी, तो गवर्नर साहब अर्लेकर जी बैठे थे और एडीएन वाजपेयी जी अध्यक्षता कर रहे थे और प्रोफेसर डी शर्मा जी वाइस चांसलर उसमें थे। तो जब ये मैं इसको रिलीज़ कर रहा था, तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने जब दी जा रही थी कि ये किताब क्या है, तो जब मैं डाइस से इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा था, इसका परिचय दे रहा था, मैंने कहा था एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये कहा था कि अगर आप देखिए प्रशासनिक सेवा के लिए जब एडवर्टीज़मेंट आती है या हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे इसके लिए कोई भी विज्ञप्ति आती है, उसमें लिखा होता है कि हिमाचल छात्र को, अभ्यर्थी को हिमाचल के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, लोक भाषा, लोक साहित्य, पहाड़ी भाषा, लिपियों, लोग इन यहाँ की जितनी भी विरासत है इसकी जानकारी होनी चाहिए। राइट। कहीं पर भी हमारे पास पाठ्यक्रम है इसका? मैंने ये मंच पर से कहा था, नहीं है। अगर होगा भी तो किसी इतिहास विभाग ने छोटा सा रख लिया, हिंदी विभाग ने कुछ थोड़ा सा अंश उसका इंट्रोड्यूस किया। तो परमार जिसको 1975 में कह रहे थे कि यहाँ तो डिग्री होनी चाहिए। जब मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया था, आपको उपदेश जी में बताऊँ कि बहुत सारे बच्चे हिमाचल के संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उनके लिए कहाँ काम आ रहा है फ्रीडम मूवमेंट की सारी जानकारी परमार के, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, तो हिमाचल का इतिहास भी वो पढ़ रहे हैं, हिमाचल की संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, संस्कृति का पेपर इसमें लगे हुए हैं, उनकी जानकारी सभी उनके पास है। तो इस डिप्लोमा के माध्यम से वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। जब वो इंटरव्यू में बैठेंगे तो सहज रूप से वो उसको भी जानकारी प्राप्त होगी। ये विषय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के माध्यम से ये भी एक विज़न उस पाठ्यक्रम का रहा है। अगर डिग्री हो जाएगी तो उससे भी सोने पे सुहागा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये जो डिप्लोमा है ये अच्छा, ये डिप्लोमा देवनागरी में ही पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, ये हिंदी में, पूरा हिंदी में ही। ये जैसे अब ये किताब है हिंदी में लिखी है मैंने, तो ये बच्चा से इसमें एक प्रश्न आएगा कि हिमाचली पहाड़ी भाषा के स्वरूप को क्या कहते हैं अपने साधारण शब्दों में लिखो। तो वो जो इस पाठ्यक्रम में हमने लगाया है, तो कितने से कितने पेज तक कौन सा है, तो उसको पढ़ेगा बच्चा, तो वो जानेगा कि हिमाचल का। अगर प्रश्न आ गया कि क्या कहते हैं हिमाचल की बोलियों के ऊपर एक निबंध लिखे, तो वो जितनी 10 बोलियां हैं या 30 बोलियां हैं, वो उपभाषाएं, उसकी सारी जानकारी उसमें लिखेगा। तो एक उसका सामान्य ज्ञान भी बढ़ गया ना। फिर लोक साहित्य के साहित्यकारों की रचनाओं के ऊपर आएगा, लोक साहित्यकार कौन कौन है, गीत क्या होते हैं, कथा क्या होती है, गाथा क्या होती है। तो ये सामान्य ज्ञान भी बढ़ रहा है और वो एक सशक्त व्यक्तित्व भी बनना है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, आपने इतना अपना लाइफ का टाइम दे दिया है इस चीज़ के ऊपर शोध करते हुए, कब 8वीं अनुसूची में संविधान की ये हमारी हिमाचली पहाड़ी भाषा रजिस्टर हो जाएगी? देखिए, मैं बहुत सकारात्मक ऊर्जा में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और पर मैं पुरुषार्थ और कर्म में विश्वास रखता हूँ। हम जब एक सशक्त माध्यम, हिमाचल के सभी लेखक, हिमाचल के सभी बुद्धिजीवी जब इकट्ठे हो जाएंगे
और एक सशक्त माध्यम को लेकर के हम सरकार के पास इस विषय को रखेंगे। सरकार से मतलब हमारा जो केंद्रीय सरकार है उसके पास ये हम अपना पक्ष रखेंगे। तो अगर हम सशक्त माध्यम से रखेंगे, प्रमाणों के साथ रखेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है। अगर नेपाली भी 8वीं अनुसूची में है, आपकी कश्मीरी 8वीं अनुसूची, डोगरी का 8वीं अनुसूची में, हिमाचल में तो उससे भी ज़्यादा समृद्ध लोक साहित्य, लोक संस्कृति है, लोक पक्ष है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम है। शुभ संकल्प और दृढ़ संकल्प की लेने की बात है, बस इतना एक सा संकेत है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि कब तक ये चीज़ हो पाएगी, क्योंकि ये प्रशासनिक काम होते हैं। Right. तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अपनी बात रख सकते हैं कि हम सशक्त माध्यम देंगे। सरकार जो भी हमारे से अपेक्षा रखेगी, हम उनको प्रमाण सहित सशक्त माध्यम देंगे, ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसको हम टेकअप कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। 8वीं अनुसूची में निश्चित तौर पर बन सकती है हमारी पहाड़ी भाषा। प्रोसेस क्या रहता है इसका? ये प्रदेश सरकार इसका जो ये रेजोल्यूशन होता है, जो प्रस्ताव होता है, उसको विधानसभा में पारित किया जाता है। उसमें सशक्त ये होता है कि पहले भाषा विभाग इसके ऊपर पूरी जानकारी कलेक्ट करे, उसके प्रमाण दे, प्रमाण सहित। मैंने इसमें भी प्रमाण सहित डालेंगे हम इसको। फिर वो प्रमाणों की चर्चा विधानसभा में होगी, उसके बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। फिर वहाँ का जो 8वीं अनुसूची की जो भाषा को देखने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ बड़ा लंबा विस्तृत चर्चा होती है। जब वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये सशक्त है, बोलने वाले कितने हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी वहाँ होगी। तो और भाषाएं भी तो हुई है, तो हिमाचली तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। ये हम सकारात्मक विचार आपके सामने रख रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहली बात तो यहाँ आए और आपने बहुत सारी क्वेरीज थी, उनको आंसर किया है आज। एंड मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं स्पॉटिफाई वगैरह पे, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपको जो भी लगता है, जो भी आपके विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अगर कुछ उससे कुछ निकल के आएगा तो सर हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे उससे रिलेटेड, अगर आप कुछ क्वेरीज को आंसर कर पाए। ये जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं इस एपिसोड को, मैं सबसे निवेदन एक करना चाहता हूँ, हम संवाद रखें। संवाद के माध्यम से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ज्ञान एक निरंतर प्रक्रिया है। शोध के माध्यम से हम इसके सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जा सकते हैं। तो इसमें जो भी विवेचनाएं भविष्य में अलग अलग विद्वानों की आएगी, तो कभी और आपके स्टूडियो में ज़रूर हम आएंगे, उनका हम समाधान भी करने की कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। और संवाद ही एक परम श्रेष्ठ जो है हमारे पास मार्ग है। उसी के आधार पर एक बार पुनः आपका और आपकी सभी टीम का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। The Himachali Podcast.